काली प्रेग्नेंट बहू की सौतन सुहागरात। पायल अपने बेटे और पति के साथ रहती थी। उसने अपने बेटे रितेश की शादी अभी कुछ दिनों पहले ही की थी। माँ, बाबा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या सोचकर उन्होंने मेरी शादी इतनी काली लड़की से करवाई थी, और आपको भी इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई? अरे सत्यानाशी, दिया काली है तो क्या, वो दिल की बड़ी ही साफ है। दिल की साफ का क्या मैं अचार डालूंगा माँ? मुझे तो शर्म आती है अपने दोस्तों के बीच में अपनी बीवी का नाम लेते हुए भी। वो लोग आप जानती हो मेरा कितना ज्यादा मजाक बनाते हैं। इस काली माई ने तो मेरी इज्जत का हर जगह कचरा बनवाया हुआ है। अब तुझे कौन समझाए? मुझे किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना अच्छा बुरा समझता हूँ। अरेंज मैरिज का मेरा फैसला ही गलत था। मेरे माँ बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद करवा दी। रितेश ऐसे ही अल पल बकता हुआ चला गया। वहीं दरवाजे पर खड़ी बेचारी दिया ने ये सारी बातें सुन ली थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। दिया रितेश की पत्नी थी, लेकिन उसे रितेश से कभी वो प्यार और सम्मान नहीं मिलता था। और अब दिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। रितेश जी, ये लीजिए आपके लिए नाश्ता। मैं बाहर ही खाऊंगा, तुम इसे ले जाओ। पर तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? अरे मेरी माँ बाप ने तुम्हें दुम छल्ले की तरह मेरे पीछे बांध दिया है। क्या उतना काफी नहीं? अब ये कैसी शक्ल बनाकर खड़ी हो गई हो? एक तो तुम्हारी शक्ल पहले ही बदसूरत है, ऊपर से उसे और बदसूरत करके खड़ी हो गई हो। इतनी बातें सुनकर दिया को रोना आ गया। मेरी क्या खता है रितेश जी? अगर मेरा रंग काला भी है तो? अगर आपको मैं इतनी ही नापसंद हूँ तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की थी? क्योंकि मेरी मत मारी गई थी। दिया बेचारी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसकी आंखों से बहता पानी उसकी सारी भावनाओं को बयां कर रहा था। लेकिन रितेश के ऊपर उन आंसुओं का जरा भी असर नहीं हुआ और वो बाहर चला गया। बाहर जाकर रितेश एक कैफे में चला गया, जहां उसकी टक्कर सुनामी नाम की एक बहुत ही ज्यादा अमीर और सुंदर लड़की से हुई। रितेश से टकराकर सुनामी गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। तुम्हें तो मैं पहली नजर में ही सुनामी को रितेश पसंद आ गया। रितेश को भी वो देखकर काफी पसंद आई। इट्स ओके। आपका नाम? सुनामी। अच्छा नाम है। आइए, क्या आप मेरे साथ कॉफी लेना पसंद करेंगे? श्योर। रितेश और सुनामी ने एक साथ कॉफी पीते हुए बहुत बातें की और बातों ही बातों में उनके बीच दोस्ती हो गई। अच्छा, तो अब मेरी म्यूजिक क्लास का वक्त हो रहा है, मैं चलती हूँ। ओके। हम कल भी इसी कैफे में मिलेंगे। ओके, बाय, सी यू लेटर। बाय। रितेश सुनामी से मिलकर बहुत खुश था। अब से वो दोनों रोज उसी कैफे में मिलते थे। और एक दिन, सुनामी, मैं तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। जानती हो, मेरे माँ बाबा ने मेरी शादी धोखे से एक काली कलूटी लड़की से करवा दी और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बहुत बुरा हुआ। मैं चाहता हूँ सुनामी कि तुम मेरी दुल्हन बनो। मैं तुम्हारे लिए उस काली कलूटी को छोड़ दूंगा। बस तुम एक बार हाँ तो कहो। मैं भी तुम्हें पहली नजर में ही पसंद करने लगी थी रितेश। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। फिर क्या था, रितेश और सुनामी वहीं से एक मंदिर में चले गए और उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद रितेश सुनामी को घर लेकर पहुंचा। माँ, माँ, कहाँ हो? क्या हुआ? अरे ये चांद के टुकड़े जैसा मुखड़ा तेरे साथ क्यों है? ये आपकी बहू है। बहू? जी हाँ सासू माँ, मैं आपकी बहू हूँ, नंबर 2। स्वागत नहीं करोगी हमारा? क्यों नहीं, आ बहू, तेरा मेरे घर में बहुत बहुत स्वागत है। रुक, मैं गृह प्रवेश की सामग्री लेकर आती हूँ। पायल ने बड़ी ही खुशी से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया। आवाजें सुनकर दिया भी कमरे से बाहर आ गई। क्या हो रहा है यहाँ? रितेश जी, अपने इस काले मुंह से मेरे हैंडसम पति का नाम भी मत लो। पति? इतना चौंक क्यों रही है? रितेश को तू पसंद नहीं थी, इसीलिए वो दूसरी शादी करके ले आया, और कुछ? क्या? अब ये मेलो ड्रामा बंद करो और जल्दी से मेरा सामान रितेश जी के कमरे में पहुंचाओ। अब से मैं वहां रहूंगी। ऐसे कैसे? अरे ओ बहू, ज्यादा बहस मत कर। माँ जी, आप मुझे उस इंसान की बहू बनाकर क्यों लाई जिसे मुझसे जरा भी मोहब्बत नहीं है?
अरे शुक्र मना कि मैं तुझे बहू बनाकर ले आई, वरना तुझे कोई पूछने वाला भी नहीं था। मैं जानती हूँ कि तेरे माँ बाप सालों से तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन तेरी शक्ल देखते ही सभी लड़के तुझे नकार देते थे। वो तो शुक्र मना कि इज्जत के साथ तेरी डोली तेरे बाप के कंधों से उठ गई, वरना जिंदगी भर इसी चीज का बोझ लिए तेरा बाप मर जाता, लेकिन तेरे लिए कोई लड़का नहीं मिलता। पायल ने बेचारी दिया को बहुत सुनाया। उसकी बातें सुनकर दिया उदास हो गई और अपने पति के कमरे में अपनी सौतन का सामान रखाई। उसके पेट में रितेश का ही बच्चा था, लेकिन उस बेदर्दी को जरा भी अपनी बीवी बच्चे की फिक्र नहीं थी। चलो सुनामी, कमरे में चलते हैं। ऐसे कैसे? I mean, आज हमारी शादी की पहली रात है, वो कमरा भी सजा हुआ ही होना चाहिए ना? ओह, सही कहा बहू ने। एक अल्लो, चल जाकर जल्दी से बहू का कमरा फूलों से सजा दे। अच्छा माँ जी। दिया के दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके, लेकिन वो फिर भी अपनी सौतन की सुहाग रात की तैयारी कर रही थी। कुछ देर में उसने फूलों से सारा कमरा सजा दिया। अब लग रहा है कि ये न्यू वेडेड कपल्स का कमरा है। गुड जॉब कालू। रितेश और सुनामी दोनों कमरे में चले गए। दिया आंखों में आंसू लिए बंद दरवाजे को देख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रितेश, दरवाजा बंद करते ही तो मेरा दम घुट रहा है। तुम्हारा घर कितना छोटा है। छोटा है? और यहाँ बहुत गर्मी भी है। जल्दी से एसी ऑन करो। मजाक मत करो सुनामी, मेरे घर में एसी नहीं है। व्हाट? तो क्या मेरी शादी भिखारियों के घर में हो गई है? मैं क्या तुम्हें भिखारी लगता हूँ? अच्छा तुम नाराज मत हो, तुम लेटो, मैं कुछ करता हूँ। रितेश ने हाथ से झलने वाला पंखा लिया और सुनामी को उससे हवा करने लगा। कुछ देर में सुनामी तो सो गई, लेकिन रितेश को दिया की याद आ गई, जो सारी रात रितेश को ऐसे हवा करती थी, लेकिन उसने उस ख्याल को नजरअंदाज कर दिया था। अगली सुबह जब रितेश सोकर उठकर टेबल पर आया तो उसने देखा कि सुनामी नाश्ता कर रही है। मुझे भी बड़े ही जोरों से भूख लगी है। सुनामी ने रितेश से बोला, भूख लगी है तो जाकर नाश्ता ले लीजिए। क्या मतलब? क्या तुमने मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया? मैं नौकर हूँ क्या? सुनामी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी दिया रितेश के लिए नाश्ता ले आई। अब धीरे धीरे उसे अपनी काली बीवी की अहमियत समझ आ रही थी। सुनामी रितेश को हर बात के ताने देती और कुछ ही दिनों में उनके बीच लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए थे। ये कैसे घर में शादी करके आ गई मैं? मुझे अपने इस फैसले पर बहुत दुख है। मैंने भी तुमसे शादी करके अपने ही पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अच्छा ऐसा है तो मैं जा रही हूँ अपने मायके, और हाँ, मुझे वापस बुलाने की कोशिश मत करना। डिवोर्स के पेपर कल तक तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। हाँ हाँ जाओ। सुनामी रितेश की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब रितेश को अपनी काली बीवी की अहमियत समझ आ गई थी। मुझे माफ कर दो दिया, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। आप माफी मत मांगो, मैंने कभी भी आपकी बात को दिल से नहीं लगाया। तुम बहुत अच्छी हो, अब से मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बेटा, मैंने बोला था ना कि एक दिन तुझे सब कुछ जरूर समझ आएगा। हाँ। उस दिन के बाद से पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहने लगा। रितेश को भी अब दिया अच्छी लगने लगी थी। सुनामी एक लहर की तरह आई थी जो आकर चली गई, लेकिन अब सभी कुछ ठीक हो चुका था। दिया अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी। बच्चों देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। मयंक के लिए मनपसंद गर्मा गर्म जलेबी, और मेरी प्यारी बेटिया रानी आंचल के लिए ये गुड़िया। पापा, ये गुड़िया तो बहुत प्यारी है, मुझे कब से ये गुड़िया चाहिए थी। और ये जलेबी खाने में कितनी अच्छी है। अरे आ गए आप। और ये क्या, फिर से बच्चों के लिए सामान ले आए? अगर इतना ही लाड़ प्यार करेंगे तो एक दिन दोनों बिगड़ जाएंगे। अरे भाग्यवान, मैं कमाता ही क्यों हूँ, तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए ना, तो तुम फिक्र मत करो। और हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम्हें याद है ना, हमारा पड़ोसी राम नौकरी की तलाश में शहर गया हुआ है, और आज उसकी चिट्ठी आई थी। उसको शहर में काम मिल गया है, इसलिए वो भी मुझे अब काम के लिए शहर बुला रहा है। अगर शहर में मेरी नौकरी लग गई तो हमारे दिन बहुत अच्छे बीतने लगेंगे। और देखना, मैं अपने दोनों बच्चों को कितना पढ़ाऊंगा, उन्हें पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन शहर जाना क्या ठीक रहेगा? आपने सब कुछ अच्छे से पता कर लिया है ना? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? तुम फिक्र मत करो, मैंने सारी चीजें पता कर ली है। और वैसे भी वहाँ राम तो है ही, मुझे किस बात की परेशानी होगी।
चलो अब तुम जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये लीजिए, आज मैंने अपनी मनपसंद पूरी सब्जी बनाई है। वाह, आज तो खाने में मजा ही आ गया। तुम्हारे हाथ की पूरी सब्जी के सामने तो बड़े बड़े होटल का खाना एकदम फीका पड़ जाता है। सच में दिन ही बन गया मेरा। अब क्या बात ही करते रहोगे, ये खाओ भी। शोभिता और सागर का परिवार बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा था। सागर अपने गांव के सेठ के खेतों में मजदूरी किया करता था, जिससे उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी और घर भी सही सही चल रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे घर की जरूरतें बढ़ने लगी थी और इसलिए सागर काम के लिए शहर जाने को सोचता है। कुछ ही दिनों में सागर अपने परिवार वालों से विदा लेकर शहर चला जाता है। शहर जाने के कुछ महीने तो सब कुछ ठीक ठाक गुजर रहा होता है। सागर हर महीने शोभिता को पैसे भिजवा देता था, जिससे घर खर्च आराम से निकल जाता था और हर हफ्ते चिट्ठी में लिखा करता था। लेकिन आज पूरा 1 महीना हो चुका था और अभी तक सागर की एक भी चिट्ठी नहीं आई थी। माँ, पापा कब आएंगे? उन्हें गए हुए कितने महीने हो गए हैं। पहले तो वो हर हफ्ते हमें चिट्ठी भी भिजवाया करते थे, लेकिन 1 महीने से तो उन्होंने एक भी चिट्ठी नहीं भिजवाई है। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। मैंने भी तेरे पिताजी को कितनी चिट्ठियां लिखी, लेकिन एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। पता नहीं वहां सब ठीक होगा भी या नहीं। माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। तुम दोनों हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं भी तुम्हारे लिए रोटियां डाल देती हूँ। शोभिता के दोनों बच्चे जल्दी से जाकर हाथ मुंह धोकर आते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं और शोभिता चूल्हे पर रोटियां सेकने लगती है और चटनी के साथ अपने बच्चों को रोटियां देती है। आज भी चटनी? तुम हमें 3 दिन से रोटी के साथ चटनी ही दे रही हो माँ। मैं चटनी खा खा कर थक चुका हूँ, मुझे सब्जी चाहिए। बेटा, घर में सब्जियां खत्म हो गई है। तुम्हारे पिताजी ने इस महीने पैसे भी नहीं भिजवाए हैं। बिना पैसे के मैं सब्जी कैसे लेकर आऊं? सिर्फ कुछ दिनों की बात है। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे पिताजी पैसे भिजवा देंगे और फिर मैं तुम दोनों की मनपसंद सब्जियां बनाऊंगी। बस कुछ दिन रुक जाओ। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर आंचल और मयंक बिना कुछ कहे चटनी और रोटी खा लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है। ना ही सागर वापस आता है और ना ही उसकी कोई चिट्ठी आती है, जिसके चलते शोभिता की हालत और खराब होने लगती है। जहाँ शोभिता और उसके बच्चे चटनी रोटी खाकर अपना गुजारा कर रहे थे, अब उन्हें चटनी रोटी भी नसीब नहीं होती है। आंचल, मयंक, तुम दोनों यहाँ? लेकिन अभी तो तुम दोनों की छुट्टी होने में काफी समय है। तुम स्कूल से वापस क्यों आ गए? माँ, टीचर ने कहा है जब तक हम दोनों की स्कूल फीस नहीं भरेंगे तब तक वो हमें स्कूल में नहीं आने देंगी। हे भगवान, ये तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है? अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हमारे बच्चों को पढ़ने का कोई हक नहीं है? पढ़ाई को पैसों से क्यों तौला जा रहा है? अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरे बच्चे तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। शायद सागर शहर जाकर हमें और अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलूंगी। शोभिता अपने घर के हालातों को देखकर अब काम करने का सोचती है। इसलिए शोभिता अपने गांव के सेठ के पास जाकर उनसे कुछ पैसे उधार लेकर आती है और पूरी सब्जी बनाने का सारा सामान लेकर आ जाती है। अगले दिन होते ही शोभिता सुबह उठकर ढेर सारी पूरी सब्जियां बना लेती है और उन्हें ठेले पर रखकर बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पर निकल जाती है। माता रानी, अब तेरा ही सहारा है। मैंने ये पूरी सब्जी बेचने का काम शुरू किया है। अब मेरी नैया तेरे ही हाथों में है। बस इसे पार लगवा दे और मेरा ये काम अच्छे से चलवा दे। अरे सुनो, 1 प्लेट पूरी सब्जी तो देना। ये लीजिए आपकी पूरी सब्जी। अरे वाह, ये पूरी सब्जी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर की पूरी सब्जी खा रहा हूँ। धन्यवाद भाई साहब। कस्टमर को शोभिता की हाथ की पूरी सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब रेलवे स्टेशन पर जब भी किसी को भूख लगती है तो वो शोभिता के ही पूरी सब्जी को खाता है। धीरे धीरे शोभिता की पूरी सब्जी पूरे रेलवे स्टेशन पर फेमस हो जाती है। जहाँ पहले शोभिता को पूरी सब्जी बेचने के लिए पूरा दिन लग जाता था, अब वहीं कुछ ही घंटों में शोभिता की पूरी सब्जियां खत्म हो जाया करती थी। शोभिता के घर के हालात धीरे धीरे ठीक होने लगे थे, जिससे आंचल और मयंक वापस अपने स्कूल जा पाते हैं। स्कूल से आने के बाद शोभिता के दोनों बच्चे भी शोभिता के साथ काम में हाथ बटाते हैं और लोगों को पूरी सब्जियां देते हैं। रोज रोज रेलवे स्टेशन पर पकौड़ी कचौड़ी खा खा कर मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन जब से यहाँ पर पूरी सब्जी आई है तब से तो मन करता है कि बस रोज यहीं पर पूरी सब्जियां खाया करूं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और 1 साल पूरा बीत जाता है, लेकिन इस 1 साल में ना तो सागर घर वापस आता है और ना ही उसकी कोई भी चिट्ठी आती है। लेकिन शोभिता अपना और अपने बच्चों का गुजारा अच्छे से चलाती है।
पूरी सब्जी के फेमस होने की वजह से सोबिता की कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है, जिससे अब सोबिता एक ठेले के बजाय एक दुकान खोल लेती है, जिससे अब वो पूरी सब्जी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें बनाकर बेचने लगती है। एक दिन रोज की तरह सोबिता पूरी सब्जी बेच रही होती है कि तभी वो देखती है कि रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी है और उस ट्रेन में से कोई और नहीं बल्कि सागर उतरता है। सागर को देखकर सोबिता की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो भागी भागी सागर के पास जाती है। आप कैसे हैं? 1 साल से आपका कोई भी अता पता नहीं था। कहाँ चले गए थे आप? ना ही कोई चिट्ठी, ना ही कोई जवाब। बोलिए, चुप क्यों हैं? क्या आपको इस 1 साल में हमारी रत्ती भर भी याद नहीं आई? ये 1 साल मेरे लिए 7 जन्मों के बराबर था। मुझे ही पता है कि मैंने कैसे तुम्हारे और बच्चों के बिना 1 साल काटा है। शहर जाने के बाद तो कुछ महीने ठीक ठाक गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन हमारे काम की जगह पुलिस का छापा पड़ गया और हमें पता चला कि हमारा सेठ गलत तरीके से सामान की हेराफेरी कर रहा था, जिस वजह से हम सभी फंस गए। मेरे साथ और भी बहुत से बेगुनाह लोग थे जिनको बिना किसी सबूत के जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन आज पूरे 1 साल के बाद पुलिस को जब सारे सबूत मिले तो उन्होंने हम सबको छोड़ दिया। मैं वापस तुम्हारे और बच्चों के पास आ गया हूँ। सागर की बात सुनकर सोबिता की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो उसे 1 साल में बीती सारी बातों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सागर रोने लगता है। अब सागर और सोबिता दोनों मिलकर पूरी सब्जी का काम करते हैं और ऐसे ही तरक्की करते हैं और एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं।